गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री पोर्शन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं। वो सारे टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं साधना विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप पढ़ेंगे क्या, है ना। क्योंकि पढ़ने तो आप बैठ जाते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्या पढ़ना है ना, क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए जो पिछले सालों के हमारे पेपर है, ये लगा लीजिए 2017 से लेकर 2023 तक के पेपर्स को मैंने एनालाइज करा है, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं अब तक, है ना। उन क्वेश्चंस को मैंने एक अलग से लिखा है आप सभी के लिए, ताकि आपको वो मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप उनको अपनी नोटबुक एक ओपन कर लो और पेन पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलो मैं वन बाय वन बताना शुरू करती हूँ, प्लस मैं उसका थोड़ा थोड़ा रफली इंट्रो भी आपको देती जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहला आज का जो हमारा डे है वो मैं आपको करवाऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नेम लिखवा रही हूँ कि ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स को स्टार्ट कर दूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, राइट। तो फिलहाल अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी देन हम चलेंगे फिजिक्स पे, देन फिजिक्स फिनिश होने के बाद हम चलेंगे बायो पे। तो मेनली आपका अभी टारगेट है केमिस्ट्री। और हाँ, एक चीज और सुन लो, जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है वो 20 मार्क्स को स्कोर करता है। चैप्टर 1, 2, 3, 4। चैप्टर 1 इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चैप्टर 2 इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर 3 जो आपका है मेटल नॉन मेटल, और चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों के चारों चैप्टर मिलकर 20 मार्क्स को अचीव करवाते हैं। इसका मतलब अगर ये 4 चैप्टर आपने कर लिए 20 मार्क्स आपके सेफ हैं। ठीक है, और बाकी बात रही रीजन एसेशन, क्योंकि इस बार का पैटर्न सीबीएसई के जैसा ही कर दिया गया है, तो आपको रीजन और एसेशन वाले क्वेश्चन करना भी कंपलसरी है। तो उनके लिए मैं पर्टिकुलर एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, जहां से आप उनको पर्टिकुलर देख लेना। तो फिलहाल मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए चैप्टर 1 की हेडिंग डाल लो। तो चैप्टर 1 की हेडिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहला चैप्टर 1 में पहला टॉपिक है आपका, चैप्टर 1 तो पता ही है आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन क्या है और प्लस में इनकी इक्वेशन कैसे बनेंगे, तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, या फिर जो रिएक्शंस हमें यहाँ पर बुक्स में पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की बात करूं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट मीन्स कि मोर देन 1 रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म 1 सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टोटली अपोजिट होती है किसकी? कॉम्बिनेशन की। इसका मतलब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आप ये कहना चाहती हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट, और जो डिकम्पोजिशन उसमें जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है कि एक हैवी कंपाउंड या फिर जो भी हैवी हमारे पास मटेरियल है वो 2 चीजों में ब्रेक हो जाता है, एटम और मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जिसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यानी जो हैवी रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, जो कमजोर मेटल होता है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, उसको उसकी जगह से हटा देता है, खुद उसकी जगह पर डिस्प्लेस हो जाता है, उसकी जगह को ले लेता है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोथ एटम और मॉलिक्यूल अपनी प्लेसेस को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आयंस होते हैं। बेसिकली आयंस एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सीट को डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड से मिलकर बनी है। RED मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन कौन सी है, अब रिडक्शन कौन सी है, दोनों आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे याद रखेंगे मैम? ऑक्सीडेशन O से स्टार्ट है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी O से स्टार्ट है तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, बाहर कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है।
अब इन दोनों को यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन, इन दोनों का किसी रिएक्शन में साथ साथ होना, एक साथ होना ही कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देन इसके बाद हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो वर्ड से याद रखना है आपको एग्जिट, और थर्म वर्ड से याद रखना है हीट। ठीक है, थर्म वर्ड हम कब यूज करते हैं? एज अ टेम्परेचर के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट क्या होती है? रिलीज होती है, बाहर जाती है। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज। ठीक है, तो आप जो मैं चीजें बता रही हूं आपको टॉपिक्स लिखने हैं बेसिकली, और साथ के साथ मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि कल या परसों में जब भी आपकी क्लास लूंगी तो जो टॉपिक्स हैं वो मेरे करवाने से पहले आपको बेसिकली चीजें पता हो कि मैम अब बताने क्या वाली है इसके बारे में, क्योंकि अभी तो मैं आपको रफली बता रही हूँ वर्बली। देन उस टाइम पे मैं आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी कि इसके डेफिनेशन पर्टिकुलर ये है और इसका एग्जाम्पल पर्टिकुलर ये है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है? एब्सॉर्ब होती है। क्लियर है? देन उसके बाद आपको करना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई चीज यानी कोई सॉल्यूशन जिसमें कुछ एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब जो घुलते नहीं है, राइट? जो घुलेंगे नहीं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएंगे, उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे, जो सॉल्युबल नहीं है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। और हाँ, याद रखना कोरोजन टॉपिक आपका दोबारा से रिपीट होगा मेटल नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, तो जो आपका कोरोजन है, कोरोजन क्या होता है मैम? कोरोजन होता है कि जब आपका मेटल का मतलब कौन है? आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, इन सभी पे कोरोजन लगता है, राइट? अब आप बोलेंगे मैम हमने तो सिर्फ आयरन वाला कोरोजन देखा है, सिल्वर वाला कोरोजन कैसा होता है? तो जो सिल्वर होता है ना उसके ऊपर कोरोजन ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर के ऊपर ना ग्रीन कलर का कोरोजन होता है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपको याद रखना है व्हेन, जब आयरन रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद किससे? एयर, मॉइस्चर, वाटर, इन तीनों से जब ये रिएक्ट करता है तो रेड कलर ऑफ सब्सटेंस बनाता है, और इसी रेड कलर ऑफ सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और जो ये प्रोसेस हो गया पूरा उसे कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? जो ये प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। सिंपल है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है रस्ट का फॉर्मूला क्या है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, राइट? लिख लेना इसको साइड में। देन उसके बाद है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है मैम? रेंसिडिटी बेसिकली क्या होती है कि जब आपका कोई ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड क्या होता है? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड जब आपको लॉन्ग टाइम तक उसको एक्सपोज कर देते हो, छोड़ देते हो, तो क्या करता है? उसमें बहुत अजीब सी अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आने लगता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? रेंसिडिटी को रोकने के लिए आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह मार्केट में आते हैं, नमकीन वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर एक गैस फिल हुई रहती है, वो गैस होती है नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछे कभी नाइट्रोजन से पहले कौन सी गैस का यूज होता था, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन से पहले नाइट्रोजन से पहले हाइड्रोजन गैस का यूज हुआ करता था, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था, जिस वजह से हम क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मैंने कोरोजन बताया था थोड़ी देर पहले, तो कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड क्या है? कोरोजन को आप कैसे रोक पाओगे? तो कोरोजन के प्रिवेंशन मेथड है, पहला है पेंटिंग, उस पर पेंट कर सकते हैं। दूसरा ग्रीसिंग के थ्रू भी कोरोजन रुक जाएगा। थर्ड है बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर किसी एक मेटल के ऊपर यानी आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़वाई जाती है, इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3-4 मेथड हो गए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इसको कोरोजन को लगने से रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा कोरोजन रेंसिडिटी में बता चुकी हूँ। एक अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? रिपीट अगेन, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? हम लोहे के किसी भी सब्सटेंस के ऊपर पेंट क्यों करते हैं? देखो, पेंट करने का मेन रीजन ये होता है कि जैसे मान लो अगर ये आपका जो फोन है ये किसका बना है? आयरन का बना है, तो जो ये आयरन एयर, मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? रेड कलर ऑफ सब्सटेंस, और वो रेड कलर का सब्सटेंस क्या होगा? रस्ट होगा। तो अगर मैं इसके ऊपर पेंट कर दूं, अगर मैं इसके ऊपर
पेंट कर देती हूँ तो ये जो मेटल है ना, ये जो आयरन है, वो एयर, मॉइस्चर और वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा इजिली, यानी उसके बीच में एक लेयर का काम करेगा कौन, पेंट। तो जिस वजह से पेंट क्या करता है, उसमें कोरोजन लगने से रोक देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कितने टाइप के कोरोजन होंगे तो बोलोगे 3। कौन कौन से, एक आयरन वाला ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन, अगर कुछ, और सेकंड कौन है, सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोरोजन होती है। थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है आपका कॉपर, जिसपे ग्रीन कलर की कोरोजन होती है। और एक लास्ट क्वेश्चन, इसका और क्वेश्चन देख लो, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, अभी बताया था। तो आप बोलेंगे मैम, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके टूट जाता है, क्या बनाता है, एयर, मतलब वाटर H2O, और क्या बनाता है आपका, ये बनाता है वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP और हीट, है ना, ये सब चीजें बनाता है। आप बोलेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जिस वजह से हम इसको कंसीडर करते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम जो है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, जलाने से पहले, क्योंकि जो मैग्नीशियम है बहुत रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर है ना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उस मैग्नीशियम को जलने नहीं देती, जिस वजह से हम उसको सैंड पेपर से रफ करके हटाते हैं ताकि वो इजिली बर्न हो सके। चलो चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है। देन इसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में क्या है, सबसे पहले सॉल्ट के बारे में पढ़ना, जहां से एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। या तो ब्लीचिंग पाउडर से पूछ लेगा, या तो वॉशिंग सोडा से, या बेकिंग सोडा से, या कास्टिक सोडा से। इतना नहीं आता, कास्टिक सोडा का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उसी का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। देन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट है जिप्सम। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेगा कि इसके, ये जो चारों मैंने क्वेश्चन बताए ना, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन का आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इसके प्रिपरेशन बताओ, कैसे प्रिपेयर करोगे, और इसका प्रिपेयर करने का मेथड, और प्लस में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, और साथ में इसके एग्जांपल से दो, यानी कहां पर इसका यूज करोगे, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, और यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सभी क्वेश्चन बार बार देखने को मिल जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज, मैं सबके दो यूज बता देती हूँ, बाकी आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं तो वाटर को प्योरीफाई करने, मतलब हार्ड वाटर से सॉफ्ट प्योरीफाई करने के लिए वाटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा मतलब जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए बेसिकली। और सेकंड इसका यूज है कि जो क्लॉथ वगैरह में, जो टेक्सटाइल्स वगैरह, कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है उसमें कलर करने के लिए, डाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, कपड़े धोने वाला सोडा होता है। ये क्या करता है, हार्ड वाटर की हार्डनेस को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका यूज कहाँ है, इसका यूज देखो वॉशिंग पर्पस में इसका यूज करते हैं, धोने वाली जगह पर। ग्लास सोप इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, क्लीनिंग पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका यूज क्या होता है, देखो इसका हम यूज कुकिंग पर्पस में करते हैं, और केक पेस्ट्री इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। और प्लस में हम, अच्छा वॉशिंग सोडा का एक यूज रह गया, इसका डिटर्जेंट केक बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा बेकिंग सोडा का यूज क्या है, कुकिंग पर्पस में। साथ में हम इसका यूज एंटा एसिड करते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे हम जो भी मेडिसिन का यूज करते हैं वो एंटा एसिड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मैंने बता ही दिया, NaOH जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसी का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट हाफ मोल ऑफ वाटर। अच्छा एक सेकेंड, मैंने आपको, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaCO3 डॉट 10 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, Na2CO3 10 मोल ऑफ वाटर, ये इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। ठीक है,
देखिए अभी मैंने आपको बताया था बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला, तो बॉसिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, देन इसके बाद आपका क्या आता है, अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर वो है आपका जिप्सम। अच्छा, पीओपी, पीओपी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, CaSO4 डॉट हाफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आप पीओपी में पानी ऐड कर देंगे ना, कितना, 1.5 मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, वो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका जिप्सम में। अब कितना पानी होता है इसके अंदर, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2 मोल ऑफ वाटर। अगर आपसे कभी पूछे जिप्सम से पीओपी कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करें तो उस टाइम पे क्या होगा, वो पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम से जिप्सम को अगर 373 केल्विन पे हीट करें तो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्लोरअल्कली प्रोसेस क्या होता है, जब आप सॉल्ट को वाटर में डालते हैं और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, NOH बनता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरअल्कली प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। सबसे पहले एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी लिक्विड में जाने पर H+ आयन रिलीज करते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड, और जो OH- आयन देते हैं वो होते हैं बेस। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि जो ज्यादा अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लो अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे वो क्या है, वीक एसिड है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं जो लार्ज अमाउंट में OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH- आयन देंगे वो कैसे होंगे, वीक बेस होंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद है आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, पीएच कैसे हमारी डेली लाइफ में रोल प्ले करता है, तो पीएच का रोल मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे, जब हमें इनडाइजेशन हो जाता है ना, हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उस टाइम पे हम एक मेडिसिन का यूज करते हैं, वो क्या होती है, वो बेस होता है, क्योंकि हमारे स्टमच में क्या है, एसिडिटी हो रही है एसिड की वजह से, तो हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो सके। ठीक है, तो ये क्या है जो हमने यूज करा, उसका नाम एंटासिड है। ठीक है, तो जब भी एसिड होगा तो बेस यूज करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, और बेस होगा तो एसिड का यूज करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा यूज क्या है, दूसरा क्या है पीएच का रोल, देखो जब हमारे माउथ में जब हम खाना खाते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया इस ग्लूकोज को धीरे 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 एसिड में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, और हमारे माउथ का पीएच वैल्यू डाउन होता चला जाता है, जिस वजह से हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब। हमारे माउथ में हो जाता है टूथ डिके, जिस वजह से हम क्या यूज करते हैं, बेस। बेस मीन्स कोलगेट। कोलगेट हम जैसे ही, कोलगेट एज अ बेस की तरीके से वर्क करता है, और हमारे जो टीथ है, अच्छा हमारे टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो वो जो हमारे टूथ डिके होने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, एसिड न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जो एक्वाटिक प्लांट है, आपने देखा है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों मिल जाते हैं हमारी रेन के साथ, और ये क्या करते हैं, रेन को एसिडिक कर देते हैं, है ना। जो एसिडिक रेन है ये हमारे जैसे कि जो एक्वाटिक प्लांट है उनके पास जाते हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं, जैसे कि ये ताजमहल वगैरह है ना, तो इन सभी पे जैसे पड़ते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और एक्वाटिक लाइफ के लिए इतना ज्यादा डेंजरस होते हैं कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वहां पर हम बेस का यूज करते हैं। बेस क्या है, जैसे कि क्यूक्लाइम का आपने यूज कर दिया, चूना वगैरह का आपने वहां पे यूज कर सकते हैं, तो ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज एंटा एसिड, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है मतलब कौन कौन से एसिड कहाँ पर फाउंड होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं टार्टरिक एसिड, तो आप क्या बोलेंगे, ये होता है टर्मरेंट यानी इमली में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आंवले में कौन सा एसिड होता है, तो वो रहेगा स्कॉर्बिक एसिड। अगर मैं आपसे पूछूं दही में होता है लैक्टिक एसिड। विनेगर में होता है एसेटिक एसिड। और आपका जो आंट स्टेन है, चींटी का डंक, उसमें होता है मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, आप इसको कह सकते हैं। नेटल प्लांट, नेटल एक पौधा होता है जिसमें कोने कोने जैसे उसमें मतलब जो उसके लीफ होते हैं उसमें कुछ कांटे टाइप से होते हैं, तो उसे कहते हैं नेटल प्लांट। तो उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा रहता है, वो होता है आपका मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ही उसके अंदर भी होता है। नेक्स्ट आ जाओ इसी के साथ, अच्छा एक दो तीन पॉइंट और रह गए इसके, इंडिकेटर और फैक्ट्री। तो इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के साथ मिलकर खुद का कलर चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल हल्दी, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड
एसिड के साथ तो कुछ नहीं होता उसका, पर जैसे ही वो बेस से रिएक्ट करता है, आपने देखा है कभी कभी कपड़े पे अगर हल्दी खाना गिर जाए और हम उसको साफ करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो एक इंडिकेटर है, वो भी कैसा इंडिकेटर, नेचुरल। वैसे ही एक चाइना रोज यानी गुड़हल का फूल, वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आता है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के साथ मिलके क्या करते हैं, खुद के टेस्ट को और स्मेल को चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। जैसे कि ऑनियन जूस और वैनिला एसेंस, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ये हैं आपके ऑल्फैक्टरी के। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन कैसे कर देते हैं, न्यूट्रल, यानी एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, बेसिकली पीएच स्केल, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो भी एसिड है उसका पता लगाने में हेल्प करता है कि एसिड है या फिर बेस है। पीएच स्केल में टोटल 14 नंबर होते हैं, 7 एक न्यूट्रल नंबर होता है, 7 से कम आते हैं तो एसिड और 7 से ज्यादा होता है तो बेस। यहीं पर ही आपको एक और चीज पढ़नी है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है जो कि एसिड या बेस में जाने पे अपना खुद का कलर चेंज कर देता है। नेक्स्ट आओ चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में है मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ओर, गैंग, मिनरल, एलॉय और अमलगम, ठीक है। ये सारी चीज आपको करनी है। मैलेबिलिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को पीट पीट कर एक पतली शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को एक पतली वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से करीब 2 किलोमीटर की वायर आप बना सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा गुड डक्टाइल है। नेक्स्ट है ओर। ओर क्या होता है, अब देखो और गैंग और मिनरल ये तीनों चीजें आपस में रिलेट हैं। कैसे, गैंग होते हैं अनवांटेड चीजें और होती हैं अच्छी चीजें, और मिनरल के अंदर ये दोनों चीजें होती है। जैसे मान लो मिनरल है, मिनरल को ही अगर आप प्योरीफाई करेंगे तो उसके अंदर ओर भी निकलेगा, गैंग भी निकलेगा। मिनरल तो नॉर्मली जमीन से निकाले जाते हैं, उसमें कुछ मिट्टी भी होती है। गैंग होते हैं जैसे डस्ट पार्टिकल, पत्थर, जो भी चीजें हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगी, बेकार की चीजें। नेक्स्ट है अलॉय। अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स का मिक्सचर। अमलगम क्या होता है, अमलगम जो है मरकरी का एक अलॉय होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग एक ऐसा मेथड है मेटल को प्योरीफाई करने का जिसमें हम कैल्सिनेशन में तो कार्बोनेट ओर को अलग करते हैं और रोस्टिंग में सल्फेट ओर को अलग करते हैं, ठीक है। बाकी डीपली क्या रहेगा मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं। इसका रीजन है क्योंकि जो सोडियम है वो बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिस वजह से जैसे ही वो उसके कॉन्टेक्ट से बाहर आता है ना, एयर से रिएक्शन करता है और बर्न हो जाता है ना, बर्न हो जाता है, और जिसकी वजह से हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपको कुछ इक्वेशन बतानी है, जैसे कि हम आयरन को स्टीम से रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, ये लिख लो। कैल्शियम को रिएक्ट करेंगे वाटर से तो क्या बनेगा, पोटेशियम को रिएक्ट करेंगे वाटर से तो क्या बनेगा। नेक्स्ट है आयरन विद सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक रिएक्ट विद आयरन सल्फेट। ये लास्ट वाले दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में वैसे तो कभी देखे नहीं गए, पर फिर भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन विद स्टीम, कैल्शियम विद वाटर एंड पोटेशियम विद वाटर, ये कई बार दिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, मतलब वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिकली जो कभी कभी खुद को शो करते हैं कि वो एसिड है, कभी कभी खुद को दिखाते हैं कि वो बेस है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर, तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली इसलिए होता है ताकि क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और जिस वजह से क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेट टूटेगा, है ना। इसी वजह से आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है थर्मेट प्रोसेस। थर्मेट प्रोसेस एक रिएक्शन है जिसमें आप आयरन का रिएक्ट करते हैं। ऐसा बेल्डिंग वगैरह देखिए आप लोगों ने कि बेल्डिंग में दो चीजों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, तो उसके लिए थर्मेट प्रोसेस यूज होता है। लास्ट वन इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और 4 का मतलब ये होती है टेट्रा वैलेंसी। और कैटेनेशन कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। अगर आपसे पूछे कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये वो प्रॉपर्टी होती है खुद को दूसरे एलिमेंट से जोड़ने की प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे अच्छी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी विद अदर एलिमेंट। ये किसकी होती है, कार्बन की। क्यों, क्योंकि कार्बन, फिर आप बोलेंगे मैम कितने कार्बन जुड़ सकते हैं आपस में, ऐसे कैसे इतनी अच्छी है, तो जो कार्बन है ना वो टोटल 60 कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है कितने एलिमेंट जुड़ सकते हैं, टोटल 60, है ना। C60 जो कि पोलरेंस का एग्जाम्पल है, पोलरेंस ही है उसका नाम, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जहां पर आप कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड को पढ़ते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड हो
टू टाइप्स के होते हैं, पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ओनली सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। देखो सैचुरेटेड एस से शुरू है, सिंगल बॉन्ड भी एस से शुरू है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो इसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होते हैं। यानी सैचुरेटेड में आएंगे आपके एल्केन और अनसैचुरेटेड में आएंगे एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद आपको एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों के स्ट्रक्चर्स को ट्राई कर लेना है, कैसे बनेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उनके स्ट्रक्चर्स को ट्राई करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 101% बनता है कि स्ट्रक्चर दे देंगे आपको, बताएंगे, बोलेंगे उसका नाम लिखो। अगर आपको नाम दे रखा है तो कहेंगे स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके जनरल फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 और जो एल्कीन है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। नेक्स्ट है रिएक्शन। रिएक्शन जैसे कि एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कंबक्शन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कंबक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब आप हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आप उसको जलाते हैं, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर में। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आप एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट कौन कौन होंगे, जैसे निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, इन सभी के प्रेजेंस में करते हैं और एल्कीन कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। ये है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम अल्कोहल से एसिटिक एसिड, अल्कोहल से ओइक एसिड में उसको बदल देते हैं, ठीक है, जैसे इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड उसमें कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आप जो हाइड्रोकार्बन होगा ना, जैसे मीथेन, मीथेन की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से और ये क्या बना देता है, क्लोरोमीथेन बना देता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, जैसे ये कैटेनेशन की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, टेट्रावैलेंसी बता चुकी हूँ। सोपनिफिकेशन, सोपनिफिकेशन एक प्रोसेस है, मेकिंग सोप यानी साबुन बनाने का जो प्रोसेस उसको कहते हैं सोपनिफिकेशन। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर बनाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये दोनों क्या होते हैं, एक माइसल्स होता है, यानी जो कपड़ों में, अगर एक क्वेश्चन भी है आपका कि क्लीनिंग पर्पस को शो करो, कैसे हम क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है ना, कैसे कपड़ों को हम साफ कर पाते हैं, सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या रहेगा। तो जो माइसल्स होते हैं ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और एक एंड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे मान लो ये एक माइसल है तो इसका आधा जो हिस्सा है वो कौन है, हाइड्रोफिलिक, आधा हिस्सा कौन है, हाइड्रोफोबिक। तो फिलिक, हाइड्रोफिलिक इज अ लिक्विड लविंग, हाइड्रोफिलिक इज अ लिक्विड लविंग यानी जहां पानी होगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वो लिक्विड हेटिंग होता है, मतलब वो फैट के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोफिलिक क्या है, लिक्विड लविंग यानी लिक्विड की तरफ टूवर्ड द लिक्विड अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक कहाँ जाएगा, टूवर्ड द फैट, यानी ये वाटर से दूर जाता है, रिपेल करता है। और इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर खारा पानी हम उसको कहते हैं जिसमें सिंपली क्या बोलेंगे, दोज वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, यानी साबुन के साथ लेदर यानी झाग को प्रोड्यूस ना करे उसे हम कहेंगे हार्ड वाटर, और जो झाग प्रोड्यूस कर देगा उसे हम कहेंगे सॉफ्ट वाटर। पर ध्यान रखना सोप के साथ है ये कंडीशन। और जो आपका वॉशिंग सोडा है ना, सॉरी वॉशिंग सोडा है कपड़े धोने वाला, तो वो बेसिकली दोनों कंडीशन में वर्क करता है, चाहे हार्ड वाटर है चाहे सॉफ्ट वाटर है। क्लियर है। तो ये इसके फायदे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है कि जो डिटर्जेंट है आपका, डिटर्जेंट बेसिकली जो हार्ड वाटर में वर्क तो करता है, ये आपका एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, वो वाटर पॉल्यूशन करता है, जबकि जो सोप है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और एडवांटेज ये है कि वो वाटर पॉल्यूशन नहीं करता। तो कुछ चीजों को आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका माइसेल्स पे एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है, तो वो आप लिख ही लेंगे, राइट, मैंने अभी बताया था। इसी के साथ ही चारों चैप्टर डन है। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो रही होगी इस वीडियो से। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैंने आपको शेड्यूल पहले ही बता दिया था कि 2 डेज यानी सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी जूम पर डाउट क्लास होगी। जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने पहली वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगी। यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि जो डाउट है वो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको, अगर मैं एक्टिव हुई तो इंस्टेंट वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज जो जूम सेशन है उस पर मैं आपको फेस टू फेस बता दूंगी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियो को स्प्रेड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।